एक सी रैंक के बॉस के सामने एक ई रैंक का हंटर, ये चीज लिटरली अलग ही लेवल का है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनो अपने तलवार से बहुत सारे मैजिक बीस्ट को मार देता है, जिससे उसे बहुत सारे मैजिक आइटम्स मिलते हैं और तो और उसका लेवल भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। फिर जिनो उस टेंशन के बॉस को भी खत्म कर देता है। अब इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जिनो के हॉस्पिटल में कुछ नर्सेस जिनो के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि उसकी कितनी अच्छी बॉडी है। फिर उनमें से ही एक नर्स कहती है कि वो पहले बहुत ही कमज़ोर दिखता था पर वो कुछ टाइम से बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट कर रहा है। फिर दूसरी नर्स कहती है कि क्या सच में, पर आखिर वो इतना जल्दी कैसे डेवलप हो सकता है। और यहाँ पे जिनो अपना वर्कआउट कर ही रहा होता है और तभी यही नर्स जिनो के रूम पे आ जाती है और इसकी बॉडी देखकर वो बहुत ही शॉक होती है। फिर वो उसे डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी मांगती है और वो सोचती है कि ये तो सच में बहुत ही कमाल की मसल्स हैं। फिर जिनो कहता है कि आपको मुझसे कुछ काम था क्या। फिर ये नर्स कहते हैं कि हाँ, आप आज डिस्चार्ज हो रहे हो, इसलिए मैं आपकी तबीयत पूछने आई थी। फिर जिनो कहता है कि अभी फ़िलहाल उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। फिर ये नर्स कहते हैं कि अच्छा ठीक है, पर आप जाते वक्त रिसेप्शन में आ जाना कुछ पेपर वर्क को हैंडल करने के लिए। फिर जिनो कहता है कि ठीक है, पर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो जाने लगता है और तब ये नर्स उसे बुला के कहते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं अगर आपको इससे कुछ दिक्कत नहीं है तो। और जिनो इसके लिए मान जाता है। फिर अगले सीन में जीना टीवी पे न्यूज़ देख रही होती है, जिसमें एक रिपोर्टर कहने लगती है कि आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारे न्यूज़ चैनल पे हम हमारे एक स्पेशल गेस्ट का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और वो होता है व्हाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड मास्टर बैक योनहो। अब यहाँ पे ये रिपोर्टर योनहो से पूछती है कि मिस्टर बैक, अब आप इस देश के 7 यस रैंक हंटर्स में से एक है, इसलिए आप काफ़ी बिजी होते होंगे, तो जब आप डंजन को एक्सप्लोर नहीं करते हैं तब आप किस तरीके से जीते हैं। फिर योनहो कहता है कि ये काफ़ी अच्छा सवाल है। बोले ऐसे केसेस में हमें बहुत ही ट्रेनिंग करना पड़ता है, हमें रोज़ अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ता है, नहीं तो इससे रियल कम्बैट्स करने में काफ़ी मुश्किल होता है। फिर ये रिपोर्टर कहते हैं कि क्या डेली ट्रेन करना पड़ता है, तो फिर तो ये काफ़ी टफ होगा, है ना। फिर योनहो कहता है कि वेल, मैं जब एक फायर फाइटर था तब मैं काफ़ी ट्रेनिंग करता था, इसलिए मेरे लिए ये उतना भी टफ नहीं होता है। फिर जिना को स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा होता है, इसलिए वो टीवी बंद करके स्कूल जाने के लिए रेडी होती है और तभी जिनो भी उठ के वहाँ पे आ जाता है और वो जिना को अच्छे से स्कूल जाने को कहता है। और तब जिनो अपने पेट को सहलाने लगता है और तब जिना उसके मसल्स को देख लेती है। फिर वो कहते हैं कि ओनीचा, क्या तुम वर्कआउट करने लगे हो क्या। फिर जिनो कहता है कि हाँ, शायद थोड़ा थोड़ा। फिर जिना कहते हैं कि और तुम थोड़े लंबे भी दिखाई दे रहे हो, क्या ये भी एक्सरसाइज करने की वजह से हुआ है क्या। लगता है लड़के एडल्ट होने के बाद भी लंबे होते हैं और वो जाने लगती है। फिर जिनो कहता है कि हे, ये छाता लेना मत भूलो। और फिर वो दोनों एक दूसरे को बाय बाय करते हैं और फिर जिना चली जाती है। और फिर जिनो अपने डेली क्वेस्ट को ओपन करके कहता है कि मैं रनिंग बाद में भी कर लूँगा। और क्या ये मसल्स मेरे स्टैट्स की वजह से आए हैं क्या। शायद अगर मेरा लेवल ऐसे ही बढ़ने लगा तो मैं एक बॉडी बिल्डर जैसा ही हो जाऊंगा और मैंने अपने पॉइंट्स को अभी तक यूज ही नहीं किया है। आखिर मुझे इसे कहाँ पे यूज करना चाहिए। अगर मैंने स्ट्रेंथ पे यूज किया तो मैं ज़्यादा डैमेज दे पाऊंगा, बट अगर मैं अटैक हिट ही नहीं कर पाया तो फिर शायद एजिलिटी। फिर वो अपने स्ट्रेंथ और एजिलिटी पे सारा पॉइंट्स यूज कर देता है और तभी उसे उसका मकान मालिक फ़ोन करता है। फिर जिनो जल्दी से फ़ोन उठा कर कहता है कि हेलो, मैं संग जिनो बोल रहा हूँ। और तभी मकान मालिक कहता है कि तुमने फाइनली फ़ोन उठा ही लिया। फिर जिनो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, असल में मैं काफ़ी टाइम से हॉस्पिटल में था, आपने मुझे रेंट के लिए फ़ोन किया है ना। फिर मकान मालिक कहता है कि हाँ, तुमने अभी तक इस महीने का रेंट का पैसा नहीं दिया है, पर अगर तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम है तो हम इसका हिसाब बाद में भी कर सकते हैं। फिर जिनो कहता है कि नहीं, मैं आपको जल्दी से उसका पैसा दे दूंगा। फिर मकान मालिक कहता है कि ठीक है, और अब से थोड़ा संभल के रहना। फिर जिनो उन्हें शुक्रिया बोलकर फ़ोन रख देता है और वो सोचता है कि मुझे ये तो नहीं पता है कि अभी मैं ये सब जो अनुभव कर रहा हूँ वो मेरा रीअवेकनिंग है या नहीं, पर अभी मैं गॉब्लिन्स को इजीली मार सकता हूँ, इसलिए अब रेंट चुकाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, या फिर शायद ये इतना आसान भी नहीं होने वाला है। मुझे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हाई रैंक गेट्स में पार्टिसिपेट करना होगा, पर एक ई रैंक हंटर को आखिर कौन ही ऐसे गेट्स में रखेगा। क्या मुझे फिर से अपना रैंक मेजर करना चाहिए। मेरा रैंक हाई होगा तो मैं और ज़्यादा अच्छी गेट्स में जा पाऊँगा, जिससे मैं थोड़ा अटेंशन पाकर और अच्छा कमा सकता हूँ।
हालांकि इससे मैं बहुत ही ज़्यादा स्टैंड आउट करने लगूंगा। रीअवेकनिंग बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है और एक ऐसा हंटर जो कि बार बार स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ये भी किसने नहीं देखा होगा। इससे तो रिपोर्टर्स मेरी जान ही ले लेंगे। शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए, तब तक तो नहीं जब तक मैं अपने आप को अच्छे से डिफेंड कर पाऊँ और इस पावर के बारे में और ज़्यादा अच्छे से जान पाऊँ। और तभी जिनो को एक रेड के लिए इन्विटेशन आता है, जिसके लिए वो दौड़ के चला जाता है और यहाँ पे उसके कॉमरेड्स भी आते हैं। फिर उनका कैप्टन जिनो से कहता है कि हाय मैं हूँ वांग डनसुक। फिर जिनो कहता है कि और मैं हूँ संग जिनो। फिर ये बंदा कहता है कि ओ हाँ मैं तो इस बंदे को जानता हूँ, ये काफ़ी फेमस है, सब लोग इसे दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर कहते हैं। और इस पे दूसरा बंदा हंसने लगता है। फिर हुआंग कहता है कि चुप रहो तुम दोनों, मिस्टर जिनो मुझे इसके लिए माफ़ करना। फिर जिनो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, और मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ, सो आप सबको इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। फिर हुआंग कहता है कि नहीं, हमें तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक रेड को करने के लिए चाहिए। एक रेड करने के लिए मिनिमम 8 हंटर्स की ज़रूरत होती है और मैंने तुम्हें फ़ोन पे भी बताया था कि ये एक सी रैंक का डंजन होने वाला है, जिसमें आधे हंटर्स सी रैंक के ही चाहिए होंगे और तुम कमबैक नहीं करने वाले हो, इसलिए हम रेड के स्टोन तुम्हें शेयर नहीं करेंगे, पर हम तुम्हें इस रेड में पार्टिसिपेट करने के लिए 2 लाख पैसे देने वाले हैं। फिर जिनो उन सभी का रैंक चेक करने के बाद इसके लिए मान जाता है। फिर हुआंग कहता है कि तुम्हें हमारे बैग को उठाना होगा, उसमें कुछ खाना, गियर्स और फर्स्ट एड किट है। फिर जिनो उनसे पूछता है कि 1 मिनट रुको, क्या तुम सब ये रेड बिना हिलर के कर रहे हो क्या? फिर हुआंग कहता है कि तुम्हें शायद पता ही होगा कि बिना हिलर के ये करना बहुत ही मुश्किल होता है, पर हम अपने सारे रेड ऐसे ही करते हैं। फिर जिनो सोचने लगता है कि एक स्क्वाड जिसमें कुछ नहीं पर सिर्फ टैंक्स और डैमेज डीलर ही है, ये तो काफ़ी क्रेजी लग रहा है और इसमें हीलर के ना होने से मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। फिर हुआंग कहता है कि ये लो, इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लो। फिर जिनो साइन करते वक्त देखता है कि उसमें लिखा होता है कि डंजन के अंदर अगर जिनो को कुछ भी होता है तो उसमें वो लोग कुछ भी गारंटी नहीं लेंगे। और फिर यहाँ पे एक और हंटर भी पार्टिसिपेट करने आता है, वो इसका नाम होता है यो जिनहो। ये 21 साल का डी रैंक हंटर होता है। फिर जिनो उसका गियर देख के सोचता है कि एक डी रैंक हंटर जिसके पास इतना बढ़िया गियर है, लगता है इस बच्चे की फैमिली काफ़ी अमीर होगी। फिर जिनो से कहता है कि क्या ये आपका पहला सी रैंक का रेड है सर? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको बिल्कुल सुरक्षित रखूँगा। फिर यहाँ पे ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और तब जिन्हो कहता है कि ये बैग्स तो काफ़ी भारी दिखाई दे रहे हैं, क्या मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकता हूँ? फिर जिनो कहता है कि शुक्रिया, पर मैं इसे हैंडल कर लूँगा। फिर जिन्हो कहता है कि मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, इसलिए आपको मुझसे पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो लोग गेट के बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे ये गेट बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इसलिए एक बंदा कहने लगता है कि ये तो बहुत ही बड़ा गेट है। मिस्टर डोंगसुक, क्या ये सच में सी रैंक का ही गेट है ना? फिर वांग कहता है कि मैंने एसोसिएशन से 2 बार पूछा था और उन्होंने यही कहा था कि यह गेट एक सी रैंक का ही है। फिर जिन्हो कहता है कि ये तो सच में बहुत ही बड़ा गेट है, क्या हम सब ठीक तो होंगे ना? फिर जिनो कहता है कि गेट का साइज ज़्यादा मैटर नहीं करता है, एक गेट का रैंक उसके अंदर का माना इंडिकेट करता है और एसोसिएशन उसके अंदर के मैजिक पावर से ही गेट्स को मेजर करते हैं। बी रैंक या उससे हायर गेट्स को बड़े बड़े गिल्ड से हैंडल करते हैं। फिर जिन्हो कहता है कि वाह जिनो-सान, आपको तो बहुत कुछ पता है। फिर जिनो कहता है कि मैं कुछ टाइम से हंटर बनकर काम कर चुका हूँ और वो सोचता है कि पर फिर भी मैंने कभी भी एक सी रैंक के गेट को टैकल नहीं किया है। फिर यहाँ पे वो सभी लोग गेट के अंदर जाने लगते हैं। फिर यहाँ पे वांग अपने साथी को लाइट बांधने के लिए कहता है। फिर वांग कहता है कि ये कैसा डंजन है, यहाँ पे तो कोई भी मैजिक बीस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। फिर दूसरा बंदा कहता है कि यहाँ पे तो ग्लो स्टोन भी नहीं है। फिर जिनो सोचता है कि एक पिच ब्लैक डंजन, ये तो मुझे कार्टेनन टेम्पल की याद दिला रहा है। फिर जिन्हो पूछता है कि जिनो-सान ये ग्लो स्टोन क्या होता है? फिर जिनो कहता है कि ग्लो स्टोन एक ऐसा स्टोन होता है जो कि डंजन की गुफा में रोशनी देते हैं। ये दीवार और जमीन को कवर करते हैं जिससे गुफा में रोशनी होती है। फिर जिन्हो कहने लगता है कि तो फिर यहाँ पे इसेंस स्टोन होता है जो कि हम मैजिक बीस्ट को मार के ले सकते हैं, और माना स्टोन होता है जो कि हमें डंजन को माइन करके मिलता है, और ग्लो स्टोन होता है जो कि डंजन के गुफा में रोशनी देता है। इन्हें समझना उतना मुश्किल तो नहीं है। फिर जिनो कहता है कि तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। फिर वो लोग इस गुफा के और ज़्यादा आगे जाने लगते हैं
और यहाँ तक भी कोई मैजिक बीस्ट नहीं होता है। और तभी जिनो को कुछ महसूस होने लगता है और वो सोचता है कि वो लोग यहीं पे है, वो बस यहाँ नहीं आ रहे हैं। आखिर कौन से ऐसे प्राणी हैं जो कि झुंड में बैठते हैं और रोशनी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओ हाँ, फिर वो कहता है कि ये लोग इंसेक्ट टाइप के बीस्ट है। अब ये सुनकर सभी लोग घबराने लगते हैं और चींटियों का शोर बढ़ता ही जाता है और किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग कहाँ से आ रहे हैं। और तभी जिनो कहता है कि वो लोग हमारे ऊपर है। फिर तभी ये बंदा ऊपर हमला कर देता है और बाकी सब भी अटैक करने लगते हैं। और तब हुआंग सभी चींटियों को अपनी तरफ खींचता है ताकि ये बंदा अपना पावर जेनरेट कर सके। और तभी ये बंदा मैजिक के गोले से उनके ऊपर आग फैला देता है, जिससे बाकी सभी को अटैक करने में आसानी होती है। फिर जिनो सोचने लगता है कि ये लोग काफ़ी वेल कंट्रोल टीम है, इन्हें देख के कोई भी बता देगा कि ये लोग काफ़ी टाइम से रेड करते आ रहे हैं। फिर भी शायद हीलर के ना होने की वजह से इन्हें थोड़ा मुश्किल हो रहा है और लगता है जिनो का लैक ऑफ स्किल उसका गियर हैंडल कर रहा है। पर फिर भी मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। फिर तभी हुआंग आखिरी बीस्ट को मार देता है और ये सभी लोग इसेंस स्टोन को कलेक्ट करने लगते हैं। फिर हुआंग जिनो के पास आके कहता है कि तुमने हमें उस वक्त सच में बचा लिया, अगर हम 1 सेकंड भी लेट होते ना तो हमें बहुत ही मुश्किल होता। पर तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो लोग ऊपर से ही आ रहे हैं? फिर जिनो कहता है कि वो शायद मेरी इंस्टिंक्ट थी। फिर हुआंग कहता है कि वाह, तुम्हारी ये शार्प इंस्टिंक्ट ने हमें बचा लिया। फिर तभी ये बंदा हुआंग को बुला के कहता है कि मिस्टर डोंगसुक, ये देखिए, इस बीस्ट को तलवार से मारा नहीं गया है और ना ही ये किसी भी मैजिक से जलकर मरा है। ऐसे ही और भी कुछ बीस्ट हैं जिनके टुकड़े टुकड़े हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे इनसे भी ताकतवर और भी बीस्ट है ना? और ये देखकर हुआंग सोच में पड़ जाता है। फिर यहाँ पे जिन्हो कहता है कि जिनो-सान, क्या आपने देखा मैंने उस बीस्ट को कैसे मारा? फिर जिनो उन लोगों को बहुत ही घूर के कहता है कि हाँ, और जिन्हो, पता नहीं क्यों पर साथ हमें बहुत ही संभल के रहना होगा। फिर यहाँ पे अगले सीन में व्हाइट टाइगर गिल पे सभी मेंबर्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और तभी अचानक से एक भूकंप जैसा शोर होता है। और तभी ये बंदा थोड़ा चौंक के कहता है कि अबे ये कैसा शोर था, यहाँ पे कोई बॉम्ब वॉम्ब तो नहीं फट गया ना? फिर दूसरा बंदा कहता है कि चुप रहो, ऐसे शोर हम यहाँ पे हमेशा सुनते हैं, वो बस हमारे गिल मास्टर ट्रेनिंग कर रहे होंगे। और यहाँ पे योनहो एक बड़े से पत्थर को एक ही हिट में फोड़ देता है और वो कहता है कि इससे तो मेरा वार्म अप भी नहीं हुआ, ओए कोई यहाँ आके इसे साफ कर लो। फिर यहाँ पे डंजन पे जिन्हो कहता है कि ये तो बहुत ही लंबी सफ़र है। जिनो-सान, आपने कहा था कि एक गेट का साइज उसके रैंक को डिसाइड नहीं करता है बल्कि उसका मैजिक पावर करता है ना? तो क्या ये डंजन बड़ा तो बहुत ही है पर ज़्यादातर खाली है? फिर जिनो कहता है कि लगता तो ऐसा ही है। फिर जिन्हो कहता है कि इतने बड़े से डंजन में इतना ज़्यादा लगेज उठाना काफ़ी मुश्किल होगा, क्या आपको सच में इससे कोई दिक्कत नहीं है? फिर जिनो कहता है कि ये उतना भारी नहीं है और बिना फाइट करे पैसा कमाना काफ़ी अच्छी डील है। फिर वो सोचता है कि ये अच्छी नहीं बट बहुत ही अच्छी डील है। मुझे यहाँ काफ़ी टाइम से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ये सभी लोग एक बैटल टाइप के हंटर से जिनके पास हीलर भी नहीं है, जिन्हें रेड करने के लिए एक्स्ट्रा मेंबर्स चाहिए था। फिर यहाँ पे इन्हें कुछ और इंजर्ड बीस्ट मिलते हैं जिन्हें ये लोग मार देते हैं। फिर हुआंग कहता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, हम इतनी दूर आ चुके हैं पर हमें अभी तक एक भी हेल्दी बीस्ट नहीं मिला है। फिर दूसरा बंदा कहता है कि लगता है बॉस यही कहीं होगा और ये बंदा आगे बढ़ने लगता है। फिर हुआंग उसे रोकता है और वो अपने साथी को लाइट बांधने के लिए कहता है। फिर वो लोग और ज़्यादा आगे जाने लगते हैं और तभी यहाँ पे उन्हें माना का खजाना मिलता है, जिससे देखकर सभी लोग बहुत ही खुश होने लगते हैं। फिर ये बंदा कहता है कि मिस्टर डोंगसुक, इसे देखकर तो आपका भाई भी जलने लगेगा। फिर हुआंग सोचने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना डोंगसो कि तुम हमेशा सही नहीं होते हो और मैं हमेशा तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करने वाला हूँ। मेरे छोटे भाई, अब मैं इस खजाने से अपनी स्ट्राइक टीम को बहुत ही ज़्यादा बड़ा करने वाला हूँ। फिर तभी एक बंदा कहने लगता है कि हमें सच में बहुत ही बड़ा जैकपॉट मिला है, अगर हम इसे 7 हिस्सों में भी बांट देंगे तो ये 100 मिलियन से भी ज़्यादा होगा। फिर जिन्हो कहता है कि जिनो-सान, क्या मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट एक बार देख सकता हूँ? मैं इसे लीगल इश्यूज में बहुत ही अच्छा हो। फिर जिनो से कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। फिर यहाँ पे जिन्हो हुआंग के पास आके कहता है कि एक्सक्यूज मी मिस्टर हुआंग, ये जिनो-सान का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें लिखा है कि उन्हें बैटल करने से मिला हुआ शेयर नहीं मिलेगा, पर माना क्रिस्टल हम माइनिंग करके लेते हैं ना कि फाइट करके, तो यहाँ पे इसका 8 हिस्सा बटना चाहिए ना कि 7 हिस्सा, है ना? फिर हुआंग कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम इसे बराबर ही बांटेंगे, पर उससे भी पहले हमें उससे डील करना होगा। डंजन बॉस,
तुम्हें शायद पता ही होगा कि डंजन का बॉस खत्म होने के बाद डंजन बंद हो जाता है, इसलिए हमें सभी माना क्रिस्टल को उस स्पाइडर से फाइट करने से पहले ही माइनिंग करके निकालना होगा। और लकीली अभी वो स्पाइडर सोया हुआ है, इसलिए अभी लूट करने का परफेक्ट चांस है। सुलजिन गियर कहाँ पे है? फिर सुलजिन कहता कि मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे इतने माना होंगे, इसलिए मैंने गियर को बाहर ही छोड़ा है। फिर वांग कहता कि सिट, मैंने तुम्हें समझाया है ना कि गियर को हमेशा अपने साथ ही रखा करो। हमें माफ करना, पर क्या तुम दोनों यहाँ नजर रख सकते हो? हम लोग अपना सामान लेकर आ जाएंगे। फिर जिन्हो कहता कि पर ये बॉस का इलाका है, पर यहाँ मैं और जिन्हो-सान बिल्कुल अकेले होंगे। फिर वांग कहता कि चिंता मत करो, अभी बॉस शायद अपना पूरा पेट भर के सोया हुआ है, इसलिए वो शायद ही उठेगा जब तक उसे कोई डिस्टर्ब ना कर ले। फिर जिन्हो कहता कि पर लेकिन फिर वांग कहता कि ये तुम्हारा फर्स्ट रेड है ना जिन्हो, और ये सन का भी पहला सी रैंक का रेड है। तुम दोनों बस मुझ पे भरोसा करो, और जब हम ब्रेक ले ही रहे हैं तब मुझे अपने टीम के साथ कुछ डिस्कस भी करना है। फिर वो लोग जाने लगते हैं और जिन्हो सोचने लगता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग एक सी रैंक के गेट पे रेड करने के लिए 8 मेंबर्स की जरूरत होती है, और उसने कहा था कि वो लोग अपने सारे रेड्स बिना हिलर के ही करते हैं, यानी उन्होंने सी रैंक के गेट्स को पहले भी टैकल किया होगा। तो फिर उन लोगों के पास बाकी लोग भी होने चाहिए ना, जो कि मिनिमम रेट के लिए चाहिए होता है। फिर यहाँ पे वांग कहता है कि वॉन बॉस के चैम्बर को बंद कर दो। फिर यहाँ पे वो जाने का रास्ता बंद कर देता है। फिर जिन्हो कहता है कि ये क्या, उन लोगों ने हमें धोखा दिया क्या? फिर जिन्हो सोचता है कि मुझे लग ही रहा था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें मिस्टर सोंग जिन्हो से कहते हैं कि तुम ऐसे काम करते वक्त बहुत ही घटिया इंसानों से मिल सकते हो, सिंस इसमें बहुत ही खतरा होता है, एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं, और वो सभी एक्सीडेंट्स डंजन के अंदर होता है, इसलिए कोई इसमें एक क्राइम भी कर सकता है, और इसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता है। डंजन्स में कोई कैमरास नहीं होता है, इसलिए कोई जिंदा विटनेस भी नहीं होता है, और इसलिए इस पे कोई भी एविडेंस भी नहीं होता है। कुछ लोग कमजोर हंटर्स को बीस्ट को मारने के लिए एक चारा की तरह यूज करते हैं। फिर यहाँ पे जिन्हो कहता है कि आखिर वो लोग कैसे इंसान हैं, वो बस कुछ माना के लिए हमें यूज कर रहे हैं। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं की होती तो शायद ये नहीं होता। फिर जिन्हो सोचता है कि नहीं, वैसे भी वो लोग हमें एक गलत चाल चलते ही मारने के लिए रेडी थे, और तभी वो बॉस उड़ जाता है, और तब जिन्हो को पीछे हटने को कहता है। फिर जिन्हो सोचता है कि एक सी रैंक के बॉस के सामने एक ई रैंक का हंटर, ये चीज़ लिटरली अलग ही लेवल का है। फिर वो कार्टेनन टेम्पल को याद करके सोचता है कि अलग ही लेवल का, हाँ, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। फिर वो आगे बढ़ते हुए जिन्हो से कहता है कि जिन्हो तुम बिल्कुल भी मत हिलना, अब मैं इस चीज से लड़ने वाला हूँ। और फिर वो आगे बढ़ के अपना तलवार निकालता है। सो अब इसका ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, एंड अब मिलते हैं अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।